हाथी के दांत दिखाने का और खाने का। योगी जी तो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय हिंदुत्व के। कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, टोनी मिश्रा है, इन सब के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो गोदी मीडिया क्या मोदी जी के खिलाफ दिखाने की औकात रखती है क्या? रेलवे बेच दिया आपने, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया। आप देखिए ना कि कितना इस समय नेशनल हाईवे पे कितना ज़्यादा टोल टैक्स बढ़ गया है, चारों तरफ से पैसा लूट रहे हैं। मोदी जी आए थे विकास का नारा लेके, अच्छे दिन आएंगे आप रात भर जगते रह जाएंगे। ये है मोदी जी का अच्छे दिन कि बिजली नहीं आएगी। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में और यहाँ पर जिग्नेश मेवानी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर उन्हें बेल मिलने में कितनी मुश्किलें हुई, उसी के को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कुछ लोग। और यहाँ पर मौजूद हैं दिलीप कुमार हमारे साथ। हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे पूरी बातचीत में कि क्या आखिर क्या हुआ था उनके साथ, क्या परेशानियाँ आई। सर अपना बताइए, कुछ परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम दिलीप कुमार झा है और मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं कि आप लोग जानते हैं कि जिग्नेश मेवानी जी का जो गैर संवैधानिक तरीके से जो गिरफ्तारी हुआ, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देश में अभी महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है। ये ऐसे कंसर्न मुद्दे हैं जिस पे कि डिबेट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और विकास की राजनीति होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी जो कि एक विधायक हैं, बिना नोटिस दिए आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं उनका आप कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया जो संविधान है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उसमें जो हमारे राइट हैं, जो हमको अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार के तहत ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। लेकिन आप उसका भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जिग्नेश मेवानी जी का आप गिरफ्तार किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए। देश में अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी है, गरीबी है। इस मुद्दे पे बात होना चाहिए। और जो गैर संवैधानिक तरीके से अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो बुलडोजर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे चलाइए। केवल हमारे आदमी पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों, दलितों, वंचितों पे आप चला रहे हैं। लेकिन आपके जो आदमी हैं जो कि उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, कपिल मिश्रा है, अनुराग ठाकुर है, टोनी मिश्रा है, इन सब के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों न कहीं ये भी जो है संवैधानिक तरीके से जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से जो है अधिकारों का जो है पालन कर रहे हैं, उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं और अपना जो है विकास की जो है प्रोपेगेंडा कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने कितना विकास किया? राजस्थान में भी तो ऐसा हुआ है, मंदिर को बुलडोजर चलाया गया मंदिरों पर। देखिए, कहीं न कहीं यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो है कांग्रेस का किया हुआ दिया नहीं है। मंदिर या धर्म का जो भी अभी राजनीति हो रही है, इससे भाजपा सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और उसके पास जो है विकास की कोई भी मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ धर्म को, एक पार्टिकुलर रिलीजन को टूल के रूप में यूज करके जो है राजनीति कर रहे हैं और इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, उस पर क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब आप पूरी प्रोसीडिंग्स को पढ़ेंगे, नगर निगम की जो प्रोसीडिंग्स है वहाँ की म्यूनिसिपल बॉडी का, तो उसको पूरी तरीके से अप्रैल में, अभी आप पूरा टाइमलाइन क्रोनोलॉजी अमित शाह समझाते हैं। तो वो मंदिर कब गिरी? 22 तारीख को, ठीक है। 17 तारीख को जहांगीरपुरी का घटना कब होता है? 22 तारीख को। उसको जोड़ के दिखाया जा रहा है। वहाँ पे किसकी म्यूनिसिपैलिटी पार्टी में किसका डोमिनेंस है? बीजेपी का है। मेयर किसका है? बीजेपी का है। वो पास किसने किया है? बीजेपी ने। लेकिन बस अपना दिल्ली में जो दिखा रहे हैं और जो यूपी में और मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। महाकुंभ हुआ था इलाहाबाद में, कम से कम हजारों मंदिरें गिरी थी। किसी ने क्वेश्चन उठाया था क्या? 300 साल पुरानी कुंभ के बगल में काली माँ का मंदिर था, रातों रात गायब कर दिया गया था। आज जाएंगे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा बैराना चौराहे पे। कोई आवाज़ उठी थी क्या? तो धर्म का ठीका है मोदी के पास और बीजेपी के पास कि वो करें तो जायज विकास और दूसरी पार्टी करे तो हिंदू विरोधी। मंदिर आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया इस पर? बिल्कुल उठाया जाता है, लेकिन आप लोग आ जाए हैं। एक अल्टरनेट मीडिया भारत में कब विकसित हुआ? 2018-19 के बाद। उसके पहले कौन होता था? गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया क्या मोदी जी के खिलाफ दिखाने की औकात रखती है क्या? गोदी मीडिया नेशनल दस्तक की तरह औकात रखती है क्या कि सत्ता के शिखर पे बैठे हुए लोगों से प्रश्न कर सके? नहीं कर सकती है ना। वो तो उनको
कहाँ से पैसा मिलता है? जहाँ से फंड मिलेगा, अपने पापा को कोई गाली देगा जब तक उसे मलाई खाने को मिल रहा है? नहीं, तो वो लोग नहीं दिखाएंगे। तो बात है कि राजस्थान में मंदिर टूटी, बिल्कुल मंदिर वहाँ टूटी है म्यूनिसिपैलिटी में। वही जैसे दिल्ली का राजनीति है कि दिल्ली में एमसीडी काम नहीं करे तो उस समय शीला दीक्षित जी को ब्लेम करिए कि दिल्ली में शीला दीक्षित, वही देख लीजिए वो जितना काम करके गई हैं। आज वही केजरीवाल भी मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, तो केजरीवाल भी उनके छोटे रिचार्ज की तरह काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या हैं कि ये सब धर्म की राजनीति करते हैं। राजस्थान में मंदिर गिरा, बहुत बड़ा मुद्दा है। मीडिया को दिखाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने मंदिर गिराई है। और अभी अयोध्या में जो दंगा भड़काने की, जो मुसलमानों की टोपी पहन के हिंदू पंडित लोग गए थे, पकड़ा गया ना। तो ये उनकी एक सोची समझी तारली एक तरीका है कैसे आम आदमी को मेन मुद्दों से भटकाया जाए। पेट्रोल कितने में मिल रहा है? यही मोदी जी कहते थे कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है मतलब केंद्र सरकार बिक चुकी है, केंद्र सरकार ख़त्म हो चुकी है। क्या कर रहे हैं? 105 रुपये 110 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है, 121 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। छात्रों को पैसा नहीं है, किसानों को पैसा नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं। रेलवे बेच दिया आपने, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया। आप देखिए ना कि कितना इस समय नेशनल हाईवे पे कितना ज़्यादा टोल टैक्स बढ़ गया है। चारों तरफ से पैसा लूट रहे हैं, लेकिन जनता का, आम जनमानस के मुद्दों पे ध्यान न जाए, उसके लिए मंदिर मस्जिद, हनुमान रमजान, हिंदू मुसलमान, राम रहीम करते रहो, मंदिर मस्जिद करते रहो। और 4 अनपढ़ जो है हिंदुओं के भटके हुए बच्चों को, जो गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, उनको आगे बढ़ा के पूरे देश में दहशत का माहौल फैलाए रहो। यही काम है भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आपने अभी गोडसे में बात की, क्या पता आपको भी हिरासत में ले ली जाए तो कौन सी बड़ी डर बात? नहीं लगता है क्या? हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले व्यक्ति हैं। क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? और गिरफ्तार कर लेंगे तो हमारे यहाँ अभी व्यवस्था है। जिग्नेश मेवानी जी को मिला ना, बेल मिली ना। हालांकि उसमें क्या कहा हाई कोर्ट ने कि आप भारत को पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कर लीजिए गिरफ्तार, हमें डर नहीं लगता, हमें कोई डर नहीं लगता है। हम लोकतंत्र की आवाज़ उठाते रहेंगे। आप जेल में डालो, आप हमारे ऊपर FIR करो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम गांधीयन को मानने वाले, हम गोडसे को मानने वाले नहीं हैं। हमारे लीडर राहुल गांधी कहते हैं, आई एम नॉट सावरकर, आई विल नॉट से सॉरी। मैं मानता हूं कि गोडसे आतंकवादी थे, उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता को मारा है, और मैं हमेशा बोलता रहूंगा, जब तक इस जरीर में जान है तब तक बोलूँगा। तो ये बताइए कि इस वक्त जब देश में लगातार ऐसे माहौल बनाए जा रहे, सांप्रदायिक दंगे करवाने की कोशिशें की जा रही, तो जनता इतनी समझदार अगर होती तो वो समझती कि इस तरह के मुद्दों में उनको उलझाया जा रहा है और वो असल मुद्दों पर फोकस करके उनसे सरकार से सवाल पूछती। जनता तो खुद ही इसमें उलझना चाहती है हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं गाँव से आता हूँ, इलाहाबाद मेरा घर है। मैं गांव में देखता हूं, मेरे पिताजी लोग हैं, दादा लोग हैं, तो जो मास मीडिया है वो बिका हुआ है। जब JNU में प्रदर्शन होता था तो मेरी मम्मी 65 साल की है, तो कहती थी बेटा JNU में दंगा भड़का है। बात समझ में? तो लोगों तक जागरूकता और जो साधन संसाधन जिससे कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, वो जो चौथा स्तंभ है वो टूट चुका है। ये तो आप जैसे कुछ लोग इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, हालांकि इनकी भी अभी रीच बहुत कम है, सोशल मीडिया में फेसबुक यूट्यूब तक है। जब ऐसे मीडिया चैनल टीवी के माध्यम से लोगों में जागरूकता जब डालना चालू करेंगे, तब ये जो नफरत का बीज है तब वो हटेगा। अभी जो राम मंदिर के मुद्दे से लेकर 30 साल तक लोगों के दिमाग में जो नफरत, और पिछले 8 सालों से जो टीवी पे मीडिया पे रूबिया लियाकत, सुधीर चौधरी जैसे लोग जो बैठ के हिंदू मुस्लिम अमन चौपड़ा जैसे लोग, अमन चोपड़ा जैसे लोग जो है जाहिलियत करते रहेंगे, तो लोगों की इसमें गलती नहीं है। हम जिसको पहले हम लोग बचपन में होते थे ना कि रामायण देखते थे, तो हम मानते थे कि राम भगवान ऐसे तीर छोड़े तो ऐसे ही छोड़े होंगे, उसे सच मान लेते थे। तो टीवी एक ऐसा जरिया रहा है हमारे शिक्षा का कि जिससे हम जो चीज़ों को देखते थे वो सही समझते थे। तो टीवी वो जरिया हो गया है नफरत फैलाने का। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, थोड़ी सी मेमोरी स्ट्रेच कीजिए, कि जब जमात का मैटर आया था, तो क्या जमात के लोग जिम्मेदार थे भारत में कोरोना फैलाने को? नहीं। लेकिन पूरी मीडिया ने क्या दिखाया, उसमें भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। और जो पढ़े लिखे डॉक्टर भी थे वो भी मान गए थे कि जमात, जो कि डॉक्टर हैं,
जो कि जानते हैं कि एक वायरस कैसे फैलता है, उसका नेचर क्या है, बीमारी कैसे फैलती है। दिल्ली पुलिस का उनको आदेश था, वो लोग आए थे, अपना काम करके गए थे। कुंभ में लोग गया तो आप क्या कहेंगे कि वो जो है कोरोना बम है? नहीं बोलेंगे ना। आखिर में कोई भारत का मीडिया कुंभ में नहाने वाले साधु संतों को, योगी जी भी नहाने गए थे, उन्हें कोरोना बम बोला क्या? तो आप ये समझिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन जनता जब जो साधन जाता है, संसाधन जाता है, ज्ञान का माध्यम जाता है, अगर वो जहरीला हो तो व्यक्ति उसके संक्रमण में आ जाता है। तो संक्रमित हुए हैं, उनकी दवाई हो जाएगी, वो लोग ठीक हो जाएंगे, उसका भी उपचार होगा, एंटीबॉडी आ जाएगी। आपने बात की कि इस देश में काफ़ी टैक्स लिया जा रहा है, टोल टैक्स और सब कुछ, बिजली कटौती हो रही है, ठीक है, उस पर क्या कहेंगे? मतलब बिजली कटौती पे कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा है। लगातार देश के राज्यों से, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही, कितनी ज़्यादा बेहद निंदनीय है ये, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी आए थे विकास का नारा लेके, अच्छे दिन आएंगे, आप रात भर जगते रह जाएंगे। ये है मोदी जी का अच्छे दिन कि बिजली नहीं आएगी, कोयला नहीं रहेगा। देखिए, जब एक व्यक्ति शीर्ष पे बैठा हुआ हर चीज़ पीएमओ से चलाने की बात करेगा। भारत में 1993 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों होता है कि जिससे कि इतने बड़े देश में संचालन सत्ता का सभी चीज़ों का अच्छे से हो सके। याद है आपको, प्रधान लड़े थे, सब आया था, वो तरीका था। तो जब हर चीज़ आप पीएमओ से चलाने लगेंगे, राजनाथ सिंह से कोई मतलब नहीं है, विदेश मंत्रालय से, सीतारमण से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंस मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से धर्मेंद्र प्रधान का मतलब नहीं है, पेट्रोलियम से जो मंत्री हैं उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अमित शाह और मोदी जी से मतलब है। तो जितनी फाइलें अगर पीएमओ से जाने लगेंगी ना तो काम ठप हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेमिनेशन ऑफ पावर, डिसेमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मोदी सरकार ने जो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट बोला था, उसका उल्टा कर दिया है मोदी जी ने। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस है, तो ये उसका रीजन है। तो ये सिंपल सा है कि इनको पता नहीं है क्या करना है। एक मुख्यमंत्री थे, नफरत बेचे थे, गोधरा का दंगा हुआ था, हिंदुओं को लगा कि ये व्यक्ति हिंदुओं को सुरक्षित रखेगा, उसी के नाम पे कुछ पढ़े लिखे अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने दिखाया कि कभी तो गुजारिएगा गुजरात में, कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, और लोग जो माइग्रेंट लेबर थे गए, थोड़ी सी सड़कें देख लिया तो उसी को ही विकास समझ लिए। था नफरत का विकास, गोधरा ही उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, उससे उठ के लोगों को लगा और आज वही नफरत पूरे देश में भर गई है। योगी जी ने एक बहुत अच्छी मतलब उन्होंने एक डिसीजन लिया था जब ये सारे दंगे वंगे हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में जितने भी धार्मिक वो कुछ ऐसे रैली निकालते हैं, हम शोभा यात्रा निकालते हैं, उन पर रोक लगाई और लाउडस्पीकर में भी रोक लगाया, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उन्हें पहले एक बार सरकार से, गवर्नमेंट से एक बार आदेश लेना पड़ेगा। तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो उन्होंने तो आदेश दे दिया, बाकी की जो सरकारें हैं जहाँ बाकी राज्यों की, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी को आप जानती हैं, जब संसद में जीत के आए थे तो लेट गए थे, और अम्बेडकर 14 बाबा साहब के सामने हर 14 अप्रैल को भी लेट जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है ना कि मोदी जी संविधान में बहुत विश्वास रखते हो या मोदी जी बाबा साहब में बहुत विश्वास रखते हो। दिखाने को और खाने को और, हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और। योगी जी तो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय हिंदुत्व के। वो ये जितना बुलडोजर की राजनीति हो रही, कहाँ से आई है? प्रदर्शनकारियों के घर को जब्त करना, संपत्ति को जब्त करना, उन्हें झूठे मुकदमों को फंसा के ये राजनीति कहाँ से आ रही है? तो योगी जो है ना, मोदी से बड़ा हेट्रेड का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो योगी जी ने अगर ये कह दिया कि हम सब के ऊपर बराबर कार्रवाई करेंगे, ऐसा होगा नहीं। अगर बराबर कार्रवाई होती तो गोरखपुर जब अस्पताल में बच्चों की मृत्यु हुई थी तो सिर्फ एक मुसलमान डॉक्टर पे कार्रवाई न होती। बात समझ में आ रही है? तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अपने आप को याददाश्त दिलाना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जो कहता है उसके पीछे का मकसद क्या है। उसका रिपरकशन सिर्फ यही होगा कि नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा और कोई रैली नहीं रुकेगी। कांवरियों के ऊपर जब कांवड़ निकलेगी तो हेलीकॉप्टर से पुलिस के एसपी डीएसपी फूल बरसाते ही रहेंगे। ये भ्रम है लोगों का कि योगी जी ने कह दिया कि कोई धार्मिक रैली नहीं हो। बिल्कुल नहीं होगी, मुसलमानों की धार्मिक रैली नहीं होगी। कोरोना में भी यही हुआ था कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता था, हिंदू कुंभ में नहा सकता था। सर, नेशनल दस्तक के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
नेशनल दस्तक के व्यूअर्स को मेरा संदेश रहेगा कि आप लोग नेशनल दस्तक जैसे हमारे जो चैनल्स हैं, जो सही तरीके से प्रश्न पूछना जानते हैं, जिन्हें पता है कि हमें कौन से मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, जिन्हें पता है कि आम जनमानस के मुद्दे क्या हैं, जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों की वाली राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, उन पे फोकस नहीं करते। आपको ऐसी आवाज़ों को, ऐसे चैनलों को पहले तो ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए। जो मैं कह रहा था कि जब ऐसे चैनल जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो जो जहर भरा है वो एंटीबॉडी का काम नेशनल दस्तक जैसे चैनल करेंगे। और आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं भी, और आपके दर्शकों से अनुरोध है कि आप एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, उनकी रीच को बढ़ाएं और आप दिल से ऐसे काम करते रहिए जिससे कि जनमानस के मुद्दे को लगे लोगों को कि इस दमन के दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी सरकार के सामने झुके नहीं। ये हमारा संदेश है। तो ये थी हमारी बातचीत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में, और आपको कैसी लगी हमारी बातचीत हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर में। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।